नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। वाराणसी की पृष्ठभूमि है हाँ, वाराणसी। और ये एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें मतलब पुनर्जन्म का वादा है। एक भावनात्मक सफर कह सकते हैं जो समय और जन्मों से परे जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये कथा है और आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मूल तत्व हैं, प्रेम, वादा, पुनर्जन्म, इन्हें समझा जाए। ये कैसे बुने गए हैं। हाँ, ये ताना बाना बड़ा दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। एक नौजवान है और उसे कुछ मतलब अजीब से सपने आते हैं, परेशान करते हैं उसे। जैसे कोई पुराना मंदिर, किसी लड़की की हंसी और एक अधूरा सा वादा। कुछ है जो उसे बेचैन करता है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कहाँ जाती है। ये शुरू से ही मतलब बड़ा दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत ही रहस्य और एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का माहौल बना देती है। ये सपने सिर्फ सपने नहीं लगते ना। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान जीवन की हदों के पार से कोई पुकार आ रही हो, कोई भूली हुई याद। हाँ बिल्कुल। और उस पुकार का, उस गूंज का स्रोत हमें मिलता है अतीत में, साल 1942। अच्छा, यानी कहानी पीछे जाती है। हाँ, पृष्ठभूमि है ब्रिटिश राज का वाराणसी। और यहाँ हम मिलते हैं अर्जुन से। एक जोशीला नौजवान है। देश की आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसका हिस्सा है वो। यानी माहौल काफी गंभीर है। हाँ, और उसी उथल पुथल भरे माहौल में गंगा के घाट पर वो राधिका से मिलता है। वो दीपदान कर रही होती है। कहानी में बताया गया है कि राधिका की आंखों में खास किस्म की शांति थी, जैसे उनमें कई जन्मों की कहानियां हों या समझ हों। बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। हाँ, और जल्द ही उस तनाव भरे माहौल के बावजूद अर्जुन और राधिका में गहरा प्रेम हो जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, माहौल गंभीर था। निजी खुशियों पर देश के हालात हावी थे। और फिर एक दिन ब्रिटिश सिपाहियों से झड़प होती है। ओहो। और उसमें अर्जुन बुरी तरह घायल हो जाता है, मतलब मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। अपने आखिरी पलों में वो राधिका का हाथ थामता है और एक वादा करता है। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। वो कहता है, मैं लौटूंगा राधिका, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगला जन्म हमारा होगा, अधूरा नहीं रहेगा ये वादा। ये सिर्फ शब्द नहीं लगते हैं ना, एक संकल्प जैसा। बिल्कुल, एक गहरा संकल्प, मृत्यु के सामने किया गया वादा। और राधिका भी अपने दुख में उसी शिद्दत से जवाब देती है। कहती है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी अर्जुन, चाहे जन्मों का फासला क्यों ना हो। ये पल जैसे उनकी कहानी को हमेशा के लिए बांध देता है। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वादा किस भावनात्मक तीव्रता से और किन हालात में किया गया। मतलब मौत सामने है, प्यार अधूरा रह गया, देश के लिए बलिदान हो रहा है। ये सारी चीजें मिलकर इस वादे को एक असाधारण वजन देती हैं। ये सिर्फ दो प्रेमियों की बात नहीं रह जाती। बड़े परिदृश्य में देखें तो ये बलिदान और आशा की कहानी भी बन जाती है। उस दौर की कहानी जहां निजी इच्छाएं बड़े लक्ष्यों के लिए कुर्बान होती थी, लेकिन उम्मीद फिर भी बनी रहती थी। बिल्कुल सही कहा। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए कहानी फिर एक लंबी छलांग लेती है, सीधा आज के दौर में, साल 2025। अच्छा, काफी लंबा गैप। हाँ, जगह वही है, वाराणसी। और यहाँ हम फिर से आरव से मिलते हैं। वो अपने दादा दादी के साथ रहता है और उसे अभी भी वो पुराने अधूरे सपने आते हैं। वही सपने? हाँ, वही। उसकी शांत सी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन गंगा घाट पर उसकी टक्कर होती है एक लड़की से, रिया। रिया? हाँ, रिया संस्कृत की प्रोफेसर है और उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान है जो आरव को सपनों में दिखती थी। अरे, ये तो बड़ा फिल्मी सा मोड़ है तो। और पहली ही मुलाकात में दोनों को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, एक अपनापन, जैसे बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ रहे हों। कोई पुराना कनेक्शन, डेजावू जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और बात यही नहीं रुकती। जल्दी ही पता चलता है कि रिया को भी कभी-कभी अतीत के कुछ धुंधले से सीन दिखते हैं। अच्छा, उसे भी? हाँ, वही मंदिर, घाट और किसी युवक का वादा करता हुआ चेहरा। तो दोनों के अनुभव जुड़ने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे पहेली के टुकड़े जुड़ रहे हों। ये कहानी ना, ये डेजावू और आत्माओं के जुड़ाव वाली जो बात है, उसे बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल करती है। यहाँ सपने सिर्फ पिछली यादें नहीं हैं, वो जैसे चेतना का एक पुल बन जाते हैं जो समय और जन्मों के फासले को पाट रहे हैं। ये इस विचार को सामने लाता है कि शायद जो गहरे भावनात्मक बंधन होते हैं, जैसे अर्जुन और राधिका का प्यार और उनका वादा, वो शायद सिर्फ एक जिस्म या एक जिंदगी तक सीमित नहीं रहते। वो चेतना के स्तर पे कायम रह सकते हैं।
मतलब भावनाओं और संकल्पों में शायद इतनी ताकत होती है कि वो समय के पार चले जाएं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और फिर धीरे धीरे इन संकेतों से, एहसासों से, जुड़ती यादों से आरव और रिया उस सच तक पहुंचते हैं जो उनके सपनों और इस अजीब से खिंचाव के पीछे था। कि वो कौन है? हाँ, अब एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और राधिका ही हैं, जिनका वादा पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। वाह। कहानी फिर हमें उसी गंगा घाट पर ले जाती है। एक शाम है, सूर्यास्त का समय, माहौल में शांति है, पवित्रता है। वहां आरव रिया से कहता है, बड़ी सीधी सी बात कहता है, शायद इस जन्म में हमें कोई जंग नहीं लड़नी, बस अपने अधूरे वादे को पूरा करना है। एक वाक्य में जैसे पूरी कहानी सिमट गई, सदियों का इंतजार। हाँ, और रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शायद पहचान के आंसू, राहत के आंसू। वर्णन में आता है कि उसी पल गंगा की लहरें उनके पैरों को छूती हैं, जैसे प्रकृति भी गवाह बन रही हो उनके मिलने की। बिल्कुल, जैसे प्रकृति भी इस पुनर्मिलन को स्वीकार कर रही हो। और उस सुनहरे पल में वो सिर्फ अपने पिछले जन्म के वादे को मानते नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक नया संकल्प भी लेते हैं। अच्छा। हाँ, वे शादी का फैसला करते हैं और कहते हैं, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में हम एक दूसरे के रहेंगे। ये पुनर्जन्म का वादा है। हर जन्म का वादा। हाँ, और कहानी खत्म होती है गंगा में तैरते दीपों और मुस्कुराते तारों के सीन के साथ, जैसे कि एक अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो गई। यहाँ सिंबॉलिज्म मतलब प्रतीकात्मकता बहुत गहरी है। गंगा का साक्षी होना सिर्फ पवित्रता नहीं दिखाता, वो समय के निरंतर प्रवाह का भी प्रतीक है ना, जो पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ता है। हाँ, सही कहा। वैसे गंगा बहती रहती है, वैसे ही जीवन और प्रेम का प्रवाह भी चलता रहता है। और वो तैरते हुए दिए, हाँ, वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो पूरी हुई आशा, पूरे हुए वादे का संकेत है। और तारों का मुस्कुराना, ये तो जैसे कायनात की तरफ से मंजूरी मिलना है कि उनका बंधन सिर्फ जमीनी नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सब मिलकर नियति, संकल्प की ताकत और समय के चक्रीय स्वभाव को दिखाते हैं। और ये सवाल भी उठाते हैं कि प्रेम और प्रतिबद्धता को कहानियों में अक्सर ऐसी अलौकिक शक्ति क्यों दी जाती है जो समय को भी जीत ले। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का, इस सफर का, इन भावना और वादों का सार क्या है? मतलब कहानी हमें क्या सिखाती है? स्रोत खुद ही अंत में एक संदेश देता है। संदेश सीधा सा है कि सच्चा प्यार जो होता है वो सीमाओं को नहीं मानता, न समय की, न मौत की, न जन्मों की। हाँ, ये कहानी बताती है कि अगर दिलों में सच्चाई हो, विश्वास हो, तो अधूरे वादे भी पूरे हो सकते हैं। चाहे कितना भी वक्त लगे, किसी न किसी जन्म में वो पूरे होते हैं। ये बहुत आशावादी नजरिया है। निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है ये, प्रेम, निष्ठा और आशा को लेकर। और पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, जो भारतीय दर्शन और कहानियों का एक अहम हिस्सा है, उसका इस्तेमाल यहाँ सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि एक गहरा संदेश देने के लिए हुआ है। क्या संदेश है वो? संदेश यही कि प्रेम की शक्ति इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो जीवन मृत्यु के चक्र को भी शायद प्रभावित कर दे, अधूरे संकल्पों को पूरा करने के रास्ते बना दे। शायद इसीलिए ऐसी कहानियां हमें इतनी पसंद आती हैं, है ना? वो हमें दुख और बिछड़ने के बीच भी एक निरंतरता और आखिर में मिलने का भरोसा देती हैं, एक तरह का भावनात्मक संतुलन। हाँ, ये बात तो है। तो ये थी अर्जुन और राधिका की कहानी, या कहें आरव और रिया की। एक वादा जो 1942 में वाराणसी के घाट पर शुरू हुआ और लगभग 8 दशक बाद 2025 में उसी घाट पर आके पूरा हुआ, गंगा की साक्षी में। समय का पूरा चक्र। हाँ। और ये कहानी ना, ये कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या वाकई जीवन में किए गए वादे, खासतौर पर वो जो बहुत गहरी भावना और संकल्प से किए जाते हैं, क्या वो सच में हमारे वजूद की सीमाओं से परे असर डाल सकते हैं? क्या उनका असर अगले जन्मों तक जा सकता है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है? ये गहरा सवाल है। हाँ, और इससे भी आगे बढ़कर, क्या ऐसी कहानियां जो प्यार की कभी ना खत्म होने वाली ताकत और वादों की पवित्रता पर इतना जोर देती हैं, क्या वो हमें आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने रिश्तों को, अपनी कमिटमेंट्स को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं? शायद ज्यादा गहरे, ज्यादा जिम्मेदार नजरिए से। हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर श्रोता भी सोच सकते हैं।